जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे हम आपकी बुक के दूसरे चैप्टर की। और इस चैप्टर में हम बहुत सी आपको ज़बरदस्त बातें बताएंगे इस वीडियो में, क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं इनके अंदर बहुत सी बातें खूबसूरत की गई हैं जो आपको इंशाल्लाह समझ में आएंगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को प्रॉपरली देखेंगे और टाइम देंगे ताकि आप इन बातों को सीख सकें। मेरा एक्सपीरियंस इन बातों को सिखाने का 15 साल से ज़ायद का है और मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। आपके इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। प्यारे बच्चों, पहला सवाल जो किया जा रहा है वो ये है कि राइट द फंक्शंस ऑफ मिड ब्रेन, हाइपोथैलेमस एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो पहले हम इन ब्रेन के हिस्सों को देखते हैं कि ये कहाँ पर होते हैं ब्रेन में, और फिर इनके फंक्शंस की बारे में हम स्टडी करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो आपके ये ब्रेन के हिस्से हैं आप ये देख सकते हो, जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये बिल्कुल मिड में होते हैं। हाइपो का मतलब होता है थोड़ा नीचे, और आप कह लो कि थैलेमस के नीचे होता है, तो इसलिए हाइपो का मतलब नीचे, यानी थैलेमस के नीचे। और इसके अलावा उन्होंने हमसे पूछा है और मिड ब्रेन के बारे में। तो मिड ब्रेन बेसिकली आप कह लें कि जो हाइपोथैलेमस और थैलेमस हैं इनके नीचे वाला हिस्सा होता है, और इसके क्या फंक्शन होते हैं इसको हम स्टडी करेंगे। तो याद रखिएगा कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस आपके फोर ब्रेन का हिस्सा होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास ब्रेन के तीन हिस्से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, फंक्शंस की अगर हम मिड ब्रेन की सबसे पहले बात कर लें तो ये रिसीव करता है। रिसीव का मतलब है हासिल करना इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स। अब आपसे ये भी क्वेश्चन मैं करूँगा कि सेंस ऑर्गन्स आपके पास कौन कौन से हैं आपकी बॉडी में। तो इस वक्त मैंने ये कुछ ऑर्गन्स लिख दिए हैं जो कि सेंस करते हैं। आंखें देखती हैं, नोज़ स्मेल करती है, स्किन टच को महसूस करती है, और ईयर सुनने को, आवाज़ को सेंस करते हैं। तो इन सब ऑर्गन से आप कह लें कि जो मिड ब्रेन है वो इन्फॉर्मेशन हासिल करता है, रिसीव करता है, विच इज़ देन पास टू द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। और फिर आपको पता है कि जो फोर ब्रेन के मैंने आपको हिस्से बताए थे, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन जाती है और वो फिर इंटरप्रेट करते हैं, यानी जो भी कुछ उस फोर ब्रेन ने करना होता है उस इन्फॉर्मेशन का, उसके हिसाब से फिर वो सिग्नल्स को रिसीव करने के बाद जो है इंटरप्रेट करता है। तो ये तो फंक्शन हो गया आपके मिड ब्रेन का। तो प्यारे बच्चों, अगला फंक्शन आ जाता है आपके हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस मैंने आपको बताया था थैलेमस के नीचे होता है। ठीक है। तो अब हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन है? हाइपोथैलेमस जो है वो आपको थैलेमस की बेस में नज़र आएगा, जैसे कि थैलेमस के नीचे नज़र आएगा। इट कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। हंगर एंड थर्स्ट, यानी कि आपकी भूख को कंट्रोल करता है। और इसके अलावा प्यारे बच्चों, आपकी प्यास को भी ये कंट्रोल करता है, यानी कि अगर आपको प्यास लगेगी तो ये आपकी बॉडी को सिग्नल भेजेगा। अगर आपको भूख लगेगी तो ये आपकी बॉडी को सिग्नल भेजेगा। और अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इवन आपको जब बुखार होता है, तो फिर आप कह लें कि जो आपका हाइपोथैलेमस है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी बॉडी को भेजता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपको याद रखना है। अब अगर आपको भूख नहीं लगती या आपको प्यास नहीं लगती, प्यास का तो मस्ट होता है, ये तो फंक्शनल रहता है। कभी कभी भूख होता है, कुछ लोग पतले रह जाते हैं, तो आप समझ लेंगे कुछ दवाइयाँ वगैरह दी जाती हैं ताकि आपका हाइपोथैलेमस पे वो काम करती हैं, और फिर हाइपोथैलेमस जो है आपकी भूख को बढ़ा देता है। फिर प्यारे बच्चों, अगला जो है हमारे पास फंक्शन है स्पाइनल कर्ड। स्पाइनल कर्ड जो है ये आपकी ब्रेन की स्टेम कहलाता है, या कह लें कि ब्रेन से नीचे एक लंबी सी लाइन होती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा स्पाइनल कर्ड होता है, ये ब्रेन है, और ये ब्रेन के नीचे आप एक लंबी सी आपको लाइन नज़र आ रही है, इसको स्पाइनल कर्ड कहते हैं। अब इसका भी फंक्शन पूछा गया है कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, स्पाइनल कर्ड के फंक्शंस के बारे में देखते हैं। स्पाइनल कर्ड क्रिएट्स लिंक बिटवीन ब्रेन एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसे ये आपका ब्रेन है और ये स्पाइनल कर्ड है, और ये लेट्स से दैट के आपकी फिर आगे से लेट्स से दैट कि ये सारी की सारी बॉडी है। ठीक है। ठीक है। तो अब बॉडी से जो भी इंफॉर्मेशन आती है प्यारे बच्चों, सबसे पहले स्पाइनल कर्ड की तरफ आती है,
और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये इन्फॉर्मेशन किसको दे देता है, ब्रेन को दे देता है। तो फिर इस तरीके से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ब्रेन को जाती है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड इसमें हेल्प करता है। मैं आपको इसमें एक और बात बता देता हूँ प्यारे बच्चों, कभी कभी इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट ब्रेन को भी जाती है, तो लिहाजा स्पाइनल कॉर्ड तो ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देता है बॉडी से रिसीव करके, लेकिन ब्रेन को डायरेक्ट बॉडी भी इन्फॉर्मेशन देती है, ये भी याद रखिएगा। सो इट ऑल्सो कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं, जो आपने बहुत जल्दी एक्शंस लेने होते हैं, जैसे कभी कभी गर्म तवे पे आपका जो है हाथ लग जाता है, तो क्या होता है कि आप जल्दी से हाथ को पीछे कर लेते हो। तो जल्दी से हाथ पीछे करने को जो है हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और इसमें ये होता है प्यारे बच्चों कि जो इन्फॉर्मेशन बॉडी से आपके स्पाइनल कॉर्ड में आती है, स्पाइनल कॉर्ड का तो यही काम है कि वो डायरेक्ट आपके ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन प्यारे बच्चों कभी कभी ब्रेन की तरह आपका स्पाइनल कॉर्ड भी काम करना शुरू कर देता है। तो लिहाजा आप इसको कहोगे कि ये रिफ्लेक्स एक्शन हुआ है और इमीडिएट एंड इनवॉलेंट्री एक्शन हो जाता है, यानी कि अगर आपके हाथ के मसल्स आपकी इजाज़त के बगैर हाथ को पीछे कर रहे हैं, हालांकि आपके हाथ के मसल्स तो आपके कंट्रोल में होते हैं, लेकिन अगर वो ऐसा करें तो फिर हम इसको रिफ्लेक्स एक्शन का नाम देंगे। सो एंड सम अदर इनवॉलेंट्री एक्शंस, और इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड जो है कुछ और इनवॉलेंट्री एक्शंस पे भी काम करता है। प्यारे बच्चों, इनवॉलेंट्री एक्शंस कह लें, इनको क्या कहते हैं, ये कौन से एक्शंस होते हैं? जैसे लेट्स से दैट कि आपकी मर्ज़ी से आपके मसल्स मूव करते हैं, आप सो के उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, भागते हैं, तो तो ये सब चीज़ें तो आपके कंट्रोल में हो रही होती हैं, यानी आपके मसल्स आपकी मर्ज़ी से काम कर रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है प्यारे बच्चों कि कभी कभी नहीं, अक्सर मतलब आपका जो दिल धड़क रहा है, आपके लंग्स सांस ले रहे हैं, आपका खून आपकी बॉडी में गर्दिश कर रहा है, या फिर आपकी किडनीज आपके खून को साफ़ कर रही हैं, तो ये सब इनवॉलेंट्री एक्शंस कहलाते हैं। तो कुछ मसल्स हमारी बॉडी में जो हैं वो हमारे कंट्रोल में हैं, तो ये जो इनवॉलेंट्री हैं यही कह लें आपके आपके मसल्स, तो जो हड्डियों के ऊपर मसल्स हैं आप कह लें कि ये तो चलें आपके कंट्रोल में हैं, लेकिन आपके पेट के मसल्स, आपके दिल के मसल्स ये आपके कंट्रोल में नहीं है प्यारे बच्चों। ये खुद ब खुद कह लें कि काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं। इनको इनवॉलेंट्री मसल्स कहेंगे, क्योंकि इनवॉलेंट्री इसलिए क्योंकि ये तो आपके ब्रेन के साथ डायरेक्ट अटैच है और आपकी मर्ज़ी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो रहे, तो इसलिए इनको हम कहेंगे इनवॉलेंट्री एक्शंस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा हो गया पहला सवाल, दूसरे सवाल का पहला पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। अगला सवाल किया जा रहा है जी, रिसेप्टर्स में और इफेक्टर्स में फ़र्क करें। तो रिसेप्टर सेल्स जो हैं वो आपके सेंस ऑर्गन्स में होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे कुछ रिसेप्टर्स हैं, आई, ईयर, नोज़, ठीक है, और इवन स्किन में भी आपको बहुत से ऐसे रिसेप्टर सेल्स नज़र आएंगे जो टच वगैरह महसूस करवाते हैं आपको। तो आँखों से आप देखते हो तो कुछ लाइट वगैरह आँखों के रिसेप्टर सेल्स पे पड़ती है और फिर वो ब्रेन को बताते हैं। ईयर से सुनते हो तो आवाज़ की जो एक वेव होती है वो आपके कान के अंदर जाती है और रिसेप्टर सेल्स उसको रिसीव करके आपको ब्रेन को बताते हैं। नोज़ से आपको स्मेल आती है तो वो केमिकल के रिसेप्टर्स होते हैं और नोज़ के रिसेप्टर सेल्स जो हैं वो आपकी ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देते हैं। अफेक्टर्स क्या होते हैं? अमूमन इफेक्टर्स जो हैं वो कुछ ग्लैंड्स हो सकते हैं या फिर मोस्टली जो हैं वो मसल्स ही अफेक्टर्स होते हैं, यानी आपकी बॉडी में जो भी मसल्स हैं, जिस तरह मैं आपको नाम दे देता हूँ, जैसे स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, ये आपकी बॉडी में जो होते हैं दे आर बेसिकली कॉल्ड दी मसल्स। तो ये हमेशा फैक्टर्स होते हैं क्योंकि इन्होंने रिस्पांस देना होता है और रिसेप्टर्स हमेशा इंफॉर्मेशन पिक करनी होती है ब्रेन को देने के लिए। तो ये बातें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि आप जो है वो डिफ्रेंशिएट करना हो तो एक लाइन लगाएं सेंटर में और इधर लिखें रिसेप्टर, इधर लिखें इफेक्टर और फिर उनके बारे में लिखें, तो वो ज़्यादा अच्छा अंदाज़ होता है लिखने का। लेकिन आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। हम बात करते हैं कि रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स जो हैं ये दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम की, यानी हमारा जो एक ज़िंदगी चल रही है इसमें रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स का किरदार होता है। रिसेप्टर्स रिसेप्ट करने वाले सेल्स होते हैं, इफेक्टर्स मसल्स होते हैं। अगर ये ना हो तो फिर हमारी बॉडी काम कैसे करेगी? ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों इकट्ठा काम करते हैं, यानी ये इन्फॉर्मेशन लेकर रिसेप्टर्स जो हैं वो इन्फॉर्मेशन लेकर ब्रेन तक जाते हैं
और फिर ब्रेन इंफॉर्मेशन जो है वो किसको दे देता है, इफेक्टर्स को दे देता है। सो इस तरीके से काम चलता है। सो इस अमल को हम होम्योस्टैसिस का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर एक नॉर्मल तरीके से चीज़ें बॉडी में हो रही हैं कि रिसेप्टर्स इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और ब्रेन को दे रहे हैं और इफेक्टर्स को पास इंफॉर्मेशन जा रही है, तो इस अमल को हम होम्योस्टैसिस भी कहेंगे, क्योंकि नॉर्मल फंक्शनिंग चलती है। एंड रेगुलेट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, तो हमारी बॉडी में फिर ये जो कुछ भी हो रहा है देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, स्मेल किया जा रहा है, तो इसको हम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स, ये खास किस्म के कुछ प्रोटीन्स होते हैं या सेल्स हो सकते हैं दैट डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द स्पेसिफिक स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है? आपके टीचर्स ने भी आपको बताया होगा कि जैसे लाइट स्टिमुलाई है, आवाज़ स्टिमुलाई है, एक केमिकल जो स्मेल कर रहा है या खुशबू पैदा कर रहा है, ये स्टिमुलाई है। जैसे लिख भी दिया, लाइट, साउंड, और इवन ब्लड में भी स्टिमुलाई होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। जैसे कि मैं एक मशहूर हार्मोन का नाम लेता हूँ, ग्लूकागोन। ये आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बराबर रखता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एसिटोकोलिन वगैरह, तो ये भी न्यूरोट्रांसमीटर्स भी कह लें कि ये मौजूद हैं जो कि स्टिमुलस पैदा करते हैं। मतलब आप ये सिंपल अल्फाज में ये समझें कि लाइट, साउंड, हार्मोन या ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, ये स्टिमुलाई पैदा करते हैं, रिसेप्टर्स को बताते हैं कि भाई ये इन्फॉर्मेशन आई है। So they can be found on the surface of the cells or inside the cells, या आपको सेल्स की सरफेस पे मिल सकते हैं या अंदर सेल के अंदर मिल सकते हैं। एंड देयर एक्टिवेशन ट्रिगर्स अ स्पेसिफिक सिग्नल ट्रांसडक्शन, और इस तरह क्या होता है कि इनकी मदद से सेल के अंदर कुछ हलचल पैदा होती है, क्योंकि डेफिनेटली ये इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं, लाइट, साउंड, हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं प्यारे बच्चों। तो फिर डेफिनेटली एक पाथवे के थ्रू ये काम होता है, यानी कि एक तरीक़ाकार है, उसके हिसाब से फिर काम होता है। एंड दैट लीड्स टू दी सेलुलर रिस्पॉन्स, और फिर सेल को रिस्पॉन्स करना पड़ता है इस पर, यानी सेल को जो सिग्नल्स आए होते हैं उसके हिसाब से काम करना होता है। लेट्स से दैट ये सिग्नल रिसेप्टर सेल्स के पास आए और इसका रिस्पॉन्स क्या होगा कि ये सेल जो है आगे से रिस्पॉन्स देगा उस चीज़ का, उसका मतलब जो भी एक रद्द अमल है वो देगा। सो रिसेप्टर्स आर सेंसर्स, आप कह सकते हैं ये सेंसर्स की तरह होते हैं। जैसे लेट्स से दैट कि आपको कॉल आ रही है, एक मोबाइल फ़ोन ने क्या किया, एक मोबाइल फ़ोन ने दूसरे मोबाइल फ़ोन को क्या किया, अगर कॉल की तो एक ने बटन दबाए। अब बटन जब आप दबाते हैं या कोई टच करते हैं स्क्रीन को, तो वो रिसेप्टर स्क्रीन होती है। तो रिसेप्टर जब स्क्रीन होती है तो उसको इन्फॉर्मेशन मिली, उसने सिग्नल्स भेज दिए, किसको, खंबे को भेज दिए, कंपनी को भेज दिए, फिर कंपनी ने आगे सिग्नल भेज दिए आपके मोबाइल फ़ोन पे प्यारे बच्चों, और फिर आपके मोबाइल फ़ोन ने रिस्पॉन्स किया। क्या रिस्पॉन्स किया? आपने कॉल पिक की और बात की। लुक एट दैट, हाउ ब्यूटीफुल पाथवे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि आपकी बॉडी में भी ऐसे ही काम कर रहे हैं। दैट डिटेक्ट चेंजेस इन द इन्वायरमेंट और इंटरनल कंडीशन, और रिसेप्टर्स का यही काम होता है कि वो आपकी बॉडी के अंदर की और बाहर की इन्वायरमेंट में जो तब्दीलियाँ हो रही होती हैं उनको चेक कर रहे होते हैं। फिर हम आ जाते हैं इफेक्टर्स की तरफ। इफेक्टर्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपके मसल्स होते हैं, ये भी सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, दैट कैरी आउट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। और इन्होंने जो स्टिमुलस आया हुआ है, ऊपर से आपको याद होगा स्टिमुलस कौन सा आया, साउंड का, लाइट का, हार्मोन्स का, न्यूरोट्रांसमीटर्स का, उसको रिस्पॉन्स करना होता है। एंड डिटेक्ट बाय रिसेप्टर्स, जो कि रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया था। सो इफेक्टर्स कैन बी मसल्स, ग्लैंड्स, या कोई और सेल्स हो सकते हैं दैट प्रोड्यूस रिस्पॉन्स सच एज, फिर मसल्स क्या करेंगे, मूवमेंट दे सकते हैं। फिर ग्लैंड्स क्या करेंगे, सिक्रीशंस पैदा करेंगे। सिक्रीशंस कहते हैं कि कुछ केमिकल निकाल सकते हैं। लेट्स से दैट कि हमारा लिवर है, एक काफ़ी हेल्दी और बड़ा ग्लैंड है, कलीजी जिसे हम कहते हैं, ये ग्लूकागोन निकालता है, ठीक है। तो ग्लूकागॉन जो है प्यारे बच्चों, ये एक क्या है, एक केमिकल है, एक सिक्रीशन है जो कि लिवर ने निकाली। सो रेगुलेशंस ऑफ जीन एक्सप्रेशन, और ये भी एक कोई सिंथेटिक सी बात है जो कि हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि जीन एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि कोई जीन प्रोटीन बनाने का काम करती है, सेल के अंदर की बात है ये, तो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि जीन एक्सप्रेशन की जाती है। तो मतलब ये सिग्नल्स मिलते हैं जीन को, तो फिर जीन प्रोटीन बना देती है, तो उसको हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। तो हायर क्लासेस में डिटेल में स्टडी कर लेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों, द कम्युनिकेशन बिटवीन रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स इज़ क्रिटिकल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर फंक्शनिंग हो बायोलॉजिकल सिस्टम्स की, तो ये क्रिटिकल चीज़ होती है, यानी होना चाहिए, सब काम नॉर्मली होने चाहिए
देखो ना, आँख देखती रहे, कान सुनते रहे, नाक सूंघती रहे, स्किन वगैरह सारे नॉर्मल फंक्शन करती रहे, टच वगैरह को एक्सेप्ट करे। कभी कभी होता है ना कि जब आपको एक टीका लगाया जाता है किसी उंगली पर, जब नाखून निकालना होता है या ऑपरेशन करना होता है, तो फिर आपके उन रिसेप्टर सेल्स को क्या कर दिया जाता है, डिफ्यूज़ कर दिया जाता है। उनको कारामद जो उनका वर्किंग का एक फिनोमिना है वो नहीं रह पाता। इस तरह से क्या होता है कि फिर डेफिनेटली एक बायोलॉजिकल सिस्टम तो काम नहीं कर रहा। अब आपकी उंगली काट दी जाए, नाखून निकाल दिया जाए, तो आपको पता भी नहीं लगता है, क्योंकि रिसेप्टर्स ने सिग्नल लिया नहीं, इफेक्टर्स तक सिग्नल गया नहीं, तो कुछ भी नहीं होता। तो ये बायोलॉजिकल सिस्टम काम करेगा तो प्यारे बच्चों आपका बॉडी एक नॉर्मल काम करेगी। और अगर नॉर्मल काम कर रही है तो आप ये लफ्ज़ कह सकते हैं कि मेंटेन किया जा रहा है किसको, होम्योस्टैसिस को। ओके, सो चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है न्यूरॉन क्या होता है और नर्व क्या होती है। ये बड़ा ज़बरदस्त एंड ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, तो मैं आपको कुछ न्यूरॉन्स दिखाता हूँ अभी। जी तो प्यारे बच्चों, ये है न्यूरॉन, और ये भी है न्यूरॉन, ये भी है न्यूरॉन, और ये भी है न्यूरॉन। अब आप कहेंगे कि सर ये तो काफ़ी ज़्यादा न्यूरॉन्स आप बता रहे हैं। द आंसर इज़ यस। इस न्यूरॉन को कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ये हमारे बॉडी में होता है, जो कि इंफॉर्मेशन रिसेप्टर सेल से लेता है। यानी आप कह लो कि यहाँ पे मैं लिखूँगा रिसेप्टर। रिसेप्टर्स क्या हो सकते हैं? दे आर सेंसरी सेल्स, ठीक है, दे आर सेंसरी सेल्स। और फिर इंफॉर्मेशन लेकर कहाँ जाएगी? आपके इंटरन्यूरॉन्स के पास। इंटरन्यूरॉन्स कहाँ पर होते हैं? इंटरन्यूरॉन्स होते हैं जनाब आपके ब्रेन में, ठीक है, कंप्लीट सारा इंटरन्यूरॉन से भरा हुआ है आपका ब्रेन। ये सिर्फ सेल्स वहीं पर होते हैं, इनको, इन न्यूरॉन्स को हम इंटरन्यूरॉन्स कहते हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों आपके स्पाइनल कर्ड में आपको क्या मिलेंगे? इंटरन्यूरॉन्स। और फिर ये सब कुछ सोचते समझते हैं, और फिर उन्होंने जो रिस्पॉन्स देना होता है वो किसको देते हैं? मोटर न्यूरॉन्स को। और मोटर न्यूरॉन्स जो हैं कहाँ पर आएंगे? सिग्नल लेकर किधर आ जाएंगे, और ये सिग्नल किसको देंगे? इफेक्टर को। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कहाँ से सिग्नल आया? रिसेप्टर से। किसको आया? सेंसरी को। सेंसरी कहाँ पर लेकर गया सिग्नल? इसे हम, जो सिग्नल होता है ना, ये सिग्नल लेके आ जा रहा होता है, इसे हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स, ठीक है। और फिर जनाब यहाँ से पहुँच जाता है आपके मोटर न्यूरॉन की तरफ, और मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर। इफेक्टर क्या होते हैं? आपके मसल्स वगैरह हो सकते हैं, ग्लैंड्स हो सकते हैं, आपको बताया था मैंने। सो ये है जनाब कहानी न्यूरॉन्स की। और ये न्यूरॉन्स का भी हम पढ़ेंगे। अगर भी क्वेश्चन आया कि न्यूरॉन्स की सारी बॉडी हिस्सों के बारे में बताएं, तो वो भी आप हमारे साथ रहें, आपको इंशाल्लाह उसके बारे में भी बताएंगे। तो लें जी, अब हम बात करते हैं न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन्स, या इनको हम नर्व सेल भी कह सकते हैं, इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। आपकी बॉडी में दो सिस्टम काम कर रहे होते हैं, CNS एंड PNS। अब CNS क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और PNS क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आपके जो CNS में होते हैं वो होते हैं कौन से न्यूरॉन्स? डेफिनेटली इंटरन्यूरॉन्स। और आपके PNS पेरिफेरल, यानी कि जो आपकी बॉडी है ना प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये आपका ब्रेन है, ये स्पाइनल कर्ड है, और ये आपकी फिर आगे से बॉडी है। तो बॉडी में जो भी न्यूरॉन्स होंगे दे आर कॉल्ड दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी कि इंटरन्यूरॉन्स आपके ब्रेन में होंगे, आपके स्पाइनल कर्ड में होंगे, दैट इज CNS। और फिर इनका कनेक्शन होता है सेंसरी न्यूरॉन्स के साथ। जैसे हाथ से सेंसरी न्यूरॉन आ रहा है और आपके ब्रेन में जा रहा है, स्पाइनल कर्ड में जा रहा है सिग्नल लेकर, दैट इज कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन, अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। या फिर आपके ब्रेन से सिग्नल लेकर कहाँ जा रहा है? मसल्स तक लेके जा रहा है, या किसी ग्लैंड तक लेके जा रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ PNS। यानी मोटर न्यूरॉन भी आपको PNS में मिलेंगे। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? आपका एक न्यूरॉन सिस्टम बनाते हैं, एक नर्व सेल्स बनाते हैं पूरी बॉडी में, राइट। सो ऑल पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, दैट इज ब्रेन, स्पाइनल कर्ड एंड नर्व्स, आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। तो आपका ब्रेन भी न्यूरॉन से बना हुआ है। मैंने आपको बताया ब्रेन में कौन कौन से न्यूरॉन, कौन से होते हैं न्यूरॉन? यस, दैट इज इंटरन्यूरॉन्स। आपके स्पाइनल कर्ड में कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? यस, दे आर बेसिकली दी इंटरन्यूरॉन्स। और आपकी नर्व सिस्टम जो पूरी बॉडी में काम कर रहा है, यानी नर्व्स, नर्व्स कौन कौन सी किसकी हो सकती हैं? नर्व्स मोटर न्यूरॉन की नर्व्स हो सकती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स की नर्व्स हो सकती हैं। सो दैट इज़ अ बिग इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग यू, ठीक है। चलें अगला हम सवाल देखते हैं कि नर्व क्या होती है। A nerve is a cable like bundle.
आप समझ लें कि ये एक गुच्छा होती है न्यूरॉन्स का। जैसे मैंने अब ये न्यूरॉन्स बनाए और इनको मैं एक पैक कर देता हूँ। जिस तरह आपने देखा तार होती है, तार जैसे कॉपर की कोई तार होगी, इसमें कितनी तारें जा रही होती हैं ना, और फिर उनको प्लास्टिक से पैक किया होता है ताकि वो करंट लेके जाएं। सेम केस यहाँ पर ऐसे ही लगेगा कि केबल लाइक एक बंडल होता है, जिसे आप एक्सॉन्स का बंडल कह सकते हैं, इनक्लोज इन अ कॉमन शीथ। जैसे आप कह लें कि बॉडीज़ वगैरह, सेल बॉडीज़ वगैरह तो बाहर होती हैं, लेकिन उनके जो एक्सॉन्स होते हैं जो कि न्यूरॉन का एक हिस्सा है, वो सब की पैकिंग लंबे लंबे होते हैं। ये एक्सॉन्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। सो दैट मेक्स अ बंडल काइंड ऑफ अ थिंग। सो नर्व ट्रांसमिट्स मैसेजेस फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। और जो नर्व होती है वो आपको पता है कि क्या करती है, मैसेजेस लेकर जाती है फ्रॉम द ब्रेन टू दी यू नो एफेक्टर्स, जैसे कि मसल्स वगैरह हो गए। सो इस तरीके से काम होता है जनाब। नर्व एक बहुत से क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, आप कह लें आप नर्व जो होती है, और न्यूरॉन तो एक हिस्सा है ना, एक बॉडी एक सेल है, और बहुत से न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स, और इसके अलावा मोटर न्यूरॉन्स। तो ये सब हमें पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। चलें जी, अब हम सी पार्ट की तरफ चलते हैं। और सी पार्ट का क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि सेंसरी न्यूरॉन में और मोटर न्यूरॉन में फ़र्क कर दें। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है, अभी मैंने आपको दिखाया था। सेंसरी न्यूरॉन जो है वो आपकी बॉडी से मैसेजेस लेकर, स्टिमुलाई लेकर नर्व इम्पल्स की शक्ल में कहाँ जाएगा, रिसेप्टर्स के पास। रिसेप्टर्स से सिग्नल लेकर कहाँ जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। और जो मोटर न्यूरॉन होते हैं वो क्या करेंगे, वो बेसिकली नर्व इम्पल्सेस लेके जाते हैं कहाँ से कहाँ तक, ये भी मैंने आपको बता दिया था। और ये लेके जाते हैं आपके ब्रेन से, सिग्नल आता है इनको, और जब ब्रेन से सिग्नल आया, लेट्स से दैट ये ब्रेन है, अब इसने सिग्नल देना है किसको, मसल्स को देना है ब्रेन ने सिग्नल। तो किसकी मदद से देंगे ये सिग्नल, ब्रेन किसकी मदद से सिग्नल देगा, मसल्स को, आपके इफेक्टर्स को। और आप कह सकते हो कि ये देगा सिग्नल विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स कॉल्ड मोटर न्यूरॉन्स। तो इस तरीके से काम चलेगा। सो मसल्स एंड ग्लैंड्स जो हैं वो सिग्नल किससे लेते हैं, डेफिनेटली वो लेते हैं, यानी कि इनको आप इफेक्टर्स कह सकते हैं ना। ये सिग्नल कहाँ से लेते हैं, मोटर न्यूरॉन से। और मोटर न्यूरॉन को सिग्नल कौन देता है, ब्रेन देता है। और ब्रेन ने सिग्नल मोटर न्यूरॉन को क्यों दिया, क्योंकि इसको सिग्नल दिया सेंसरी न्यूरॉन ने। सेंसरी न्यूरॉन ने सिग्नल ब्रेन को दे दिया। सेंसरी न्यूरॉन को सिग्नल कहाँ से आया, इफेक्टर से आया। इफेक्टर को इन्फॉर्मेशन किसने दी, बाहर मौजूद स्टिमुलाई ने। स्टिमुलाई आपको साउंड हो सकता है, आपका केमिकल कोई हो सकता है, या फिर कोई लाइट हो सकती है। उसने इफेक्टर को बताया, इफेक्टर ने ब्रेन को बताया, ब्रेन ने मसल्स को बताया। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसमिट हो रही है प्यारे बच्चों, डेफिनेटली ट्रांसमिट हो रही है विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। याद रखिएगा, ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं जो सोच रहे होते हैं क्या करना है, वो बेसिकली कह लें कि वो सोच जो है वो एक बुनियाद रखती है इम्पल्स की, वो फिर मोटर न्यूरॉन को मिलती है इम्पल्स, और वो इम्पल्स यानी करंट मिलता है फिर आगे मसल्स को। मसल्स फिर कहते हैं ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, जो भी करना है उन्होंने वो करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलें जी, हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। तो अगला सवाल भी काफ़ी मज़े का है। इसमें पूछा जा रहा है सेरिब्रम और सेरिब्लम। बच्चे बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं, सारी ये दोनों लफ्ज़ तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये दोनों लफ्ज़ एक जैसे नहीं हैं। ये सेरिब्रम है और सेरिब्लम है। चलिए इनकी तस्वीरें देखते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे आपको सेरिब्लम नज़र आ रहा है, ठीक है। सेरिब्लम ये है आपके ब्रेन का ये वाला हिस्सा, और सेरिब्रम तो आपके फोर ब्रेन में होता है, ये सारा हिस्सा सेरिब्रम है। तो अब वो पूछ रहे हैं इन दोनों में क्या फ़र्क है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा ना, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस हैं ब्रेन की, तो कोई ना कोई इनके काम करने का डिफरेंस होगा ना इन दोनों में। चलो ठीक हो गया, काम करने का डिफरेंस है तो वो पता करते हैं अब काम करने का क्या डिफरेंस है। तो लिहाजा ये देखो, सेरिब्रम क्या होता है, ये टॉप मोस्ट हिस्सा है ना, अभी सेरिब्रम टॉप पे था ना, और लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का ये। उसके बहुत से फंक्शंस होते हैं, फिलहाल मैं ये नहीं बता रहा आपको। और सेरिब्लम कहाँ पर है, डेफिनेटली ये आपके बैक हिस्से पे है। वो कहते हैं ना सर के पिछले हिस्से पे नहीं मारना चाहिए, क्यों नहीं मारना चाहिए, सेरिब्लम डैमेज हो सकता है, इसलिए कोशिश करें कि सर के बैक हिस्से पे मत मारें। सो इट एक्ट्स ए कंट्रोलर। तो क्या कहा कि ये कंट्रोलर है फॉर मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस। ओह वेरी नाइस, यानी कि ये क्या करता है आपकी बॉडी को बैलेंस, यानी आप खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, तो वो बैलेंस रखने के लिए ये काम करता है। एंड मेकिंग प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट्स, और आपकी मूवमेंट अच्छी कर लेता है। कभी कभी आप वो गोल गोल वाला झूला लेते हैं ना प्यारे बच्चों, तो फिर क्या होता है उसके अंदर, जब वो गोल गोल वाला झूला लेते हैं तो वहाँ पे क्या सीन हो रहा होता है कि आपका सेरिब्लम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, और फिर आप खड़े होते हैं तो चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और आप गिर जाते हैं। तो आपकी एक्यूरेट मूवमेंट्स तो नहीं हुई ना फिर,
ऐसा क्यों हुआ? प्रिसाइज का मतलब होता है बेहतरीन, ज़बरदस्त। तो लिहाजा वो मूवमेंट्स हुई, एक्यूरेट मूवमेंट्स हुई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि सेरिब्रम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, उसका लगता है कोई प्रॉब्लम हो गई होगी उसको। थोड़ी देर के लिए होता है ऐसा, ये खून की सप्लाई रुक जाए इसको तो फिर भी ऐसा होता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद खून की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई नॉर्मल हो जाती है, तो आप प्रॉपरली सब काम कर पाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल तो बड़ा ज़बरदस्त है, दैट इज़ राइट अ नोट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो है वो नोट लिखना है। ठीक है, चलें देखते हैं। यहाँ पर सवाल किया जा रहा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर नोट लिखें। तो आपको पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो दो चीज़ें होती हैं, दैट इज़ ब्रेन एंड स्पाइनल कर्ड। तो लिहाजा अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन जो है वो हमारी बोन स्कल में होता है, उसको क्रेनियम कहते हैं। तो आपका जो एक ब्रेन है, एक हड्डी में क्लोज है, उसका नाम क्रेनियम है, एंड कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ इंटरन्यूरॉन्स। कहा था ना आपके सीएनएस में इंटरन्यूरॉन्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा बिलियंस होते हैं। बिलियंस तो बहुत ज़्यादा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। स्पाइनल कर्ड की बात करें तो स्पाइनल कर्ड जो है ये एक एक्सटेंशन है ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, यानी जो आपका आखिरी हिस्सा है ब्रेन का, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, इसको अगर थोड़ा सा लंबा कर दें तो वो स्पाइनल कर्ड बन जाता है। यानी आखिर में जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है वो और बड़ा हो गया, लंबा हो गया, सो दैट मेक्स अ स्पाइनल कर्ड। तो स्पाइनल कर्ड जो है ये क्या करता है? इट रन्स बैकवर्ड इनसाइड द बैकबोन ऑफ द अप टू द लोअर एंड, यानी कि यहाँ से इसकी हड्डियों के अंदर होता है ये भी, इसे हम हराम मग्ज़ भी कहते हैं। तो ये हमारे पास एक इलोंगेशन है, एक्सटेंशन है किसकी? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा की। एंड इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ इंटरन्यूरॉन्स, और ये भी किसका बना हुआ है? इंटरन्यूरॉन्स का बना हुआ है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा स्पाइनल कर्ड। तो आप चलते हैं फंक्शंस की तरफ ज़रा। तो स्पाइनल कर्ड का क्या होता है? ये पहले भी बताया कि ब्रेन में और बॉडी पार्ट्स में ताल्लुक़ पैदा करता है, यानी बॉडी से जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं वो कौन हासिल करता है? स्पाइनल कर्ड। और किसको दे देता है? ब्रेन को दे देता है। ठीक है, उसके बाद जनाब आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। चलें जी, इनके हिस्सों को मैं भी लेबल करता हूँ और फिर हम इसको लेबल करेंगे। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। ये लें जी, लेबल हो गया। सो डेंड्राइट, न्यूक्लियस, ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये जो एक्सटेंशंस होती हैं ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म आपको नज़र आ रहा है। फिर ये सेल बॉडी आपको नज़र आ रही है। फिर से ये जो सेल बॉडी होती है ना, जो हिस्सा उससे दूर जा रहा होता है उसको एक्सॉन कहते हैं। और एक्सॉन के आखिर में भी ब्रांचिंग्स ही होती हैं, इनको हम टर्मिनल एंड्स कहते हैं, और इनको टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन्स भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये लेबलिंग हो गई आपकी, और आप एक नाम देंगे इस पूरी लेबलिंग को, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। जी तो प्यारे बच्चों, अगला सवाल ये है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस का। ठीक है, तो हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, अब हम करते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। यानी ये हमें बताएंगे कि भाई अब हमने जो पढ़ा है वो कैसा पढ़ा है। सो लेट्स जस्ट टेक अबाउट इट। ये एक टेबल है, उसमें टेबल में हमें बताया जा रहा है कि एक्टिविटी क्या होती है और कौन से हिस्से से होती है। लेट्स से दैट कि हमारे पास आपको मैंने लिख के देना है पॉन्स, आपके ब्रेन के ये हिस्सा होते हैं, ये क्या काम करने में हेल्प करते हैं। आप जो सोते हो ना, सोने का जो अमल होता है ये पॉन्स करते हैं। फिर आपका जो फ्रंटल लूब है, यानी जो ब्रेन है, जो सेरिब्रम है, उसका जो हिस्सा है ये, तो वो क्या करते हैं? आप ब्रशिंग योर टीथ अगर कर रहे हो, यानी अगर आप अपने दांतों को ब्रश कर रहे हो तो फ्रंटल लूब उसमें आपकी हेल्प कर रहा होता है। अगर आप खाना खा रहे हो तो आपको मैंने बताया था ना, भूख लगने का काम आपका हाइपोथैलेमस कर रहा होता है। इसके अलावा अगर आप बैलेंसिंग बॉडी करना चाहते हो, यानी आप बॉडी आपकी एक्यूरेट पोजीशंस पर रहे, तो आपके ब्रेन का कौन सा हिस्सा इस पे काम कर रहा होता है? दैट इज़ सेरिबेलम। और फिर अगर आप बहुत लंबी लंबी सांसें ले रहे हो तो वो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा आपकी हेल्प कर रहा होता है। तो मैंने आपको ये लिख देना है, तो फिर आपने मुझे बताना है कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा जो है वो काम कर रहा है इन कामों के पीछे। तो फिलहाल यही चीज़ें याद कर लो, आपके सिलेबस में जो स्कूल वाले हैं या कोई टेस्ट वाले हैं वो आपको यही देंगे, आपने फिर ये लिख देना है। ठीक है, यानी तो हमने बेसिकली समझना क्या है इस बात में कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा क्या काम कर रहा होता है। तो आपने काफ़ी पढ़ा इस चैप्टर में, ह्यूमन नर्वस सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली अब ये हिस्से तो आपको याद हो जाने चाहिए। अगर याद नहीं होंगे तो फिर कैसे जवाब दोगे? तो आई होप आपको ये हिस्से ब्रेन के याद होंगे। बल्कि आप एक अच्छी सी डायग्राम ब्रेन की बनाकर मुझे भेजो, तो मैं अपने जो कम्युनिटी टैब है उसमें आपकी डायग्राम लगाऊंगा, और फिर लोगों को भी पता लगेगा कि आपने ज़बरदस्त डायग्राम बनाई, और अपना नाम भी आपने लाजमी लिखना है इस पर। ठीक है, और अपनी क्लास भी लिखनी है, और इसके अलावा आपने
अपना नाम लिखना है, क्लास लिखनी है। चलें, आप ये भी लिखिएगा आप किस शहर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो मैं आपकी कम्युनिटी टैब में वो आपकी पिक्चर लाजमी लगाऊंगा अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। व्हाट्सएप के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा प्यारे बच्चों, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझे वो पिक्चर। और होम ट्यूशन पढ़नी हो तो ज़बरदस्त हो गया, आप हमसे होम ट्यूशन पढ़ें। आपकी बुक में बहुत से आइडियाज़ हैं, हम आपको देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपको साइंस ईजी हो जाएगी आपके लिए जीएस एकेडमी के साथ, ठीक है। चलें जी, अगला सवाल करते हैं। प्रिडिक्ट व्हाट वुड हैपन इफ़ अ नर्व कनेक्शन ब्रोक। तो आपका वो फिर वो अफेक्टर जो मसल्स हैं वो काम नहीं कर सकेंगे, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रिडिक्ट का मतलब है कि कुछ पेशेंट गोई करें, तो मैंने आपको बता दिया, ये आप लिख लें। योर अफेक्टर्स विल बी हार्म्ड एंड दे विल नॉट वर्क। और इसमें आप फैक्टर्स की जगह ये भी लिख सकते हैं मसल्स और ग्लैंड्स दे विल नॉट वर्क प्रॉपरली, ये आप लिख सकते हैं। चलें जी, एक और सेक्शन की तरफ चलते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं जनाब। चलें सवाल देखते हैं पहले से। व्हाई अ मोटर साइकिलिस्ट इज एडवाइज टू वेयर हेलमेट। एक मोटरसाइकिल पे बंदा होता है, उसको कहते हैं भाईजान आप ज़रा हेलमेट पहन लें। हम क्यों उसको कहते हैं कि वो हेलमेट पहन ले? चलें उसका जवाब हम देखते हैं। हेलमेट पहनने के बहुत से रीज़न्स होते हैं। पहला तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है तो हेलमेट ऐसा डिज़ाइन किया होता है कि वो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, यानी राइडर जो होता है उसके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। आप जब भी गिरते हैं तो सर के बल ही गिरते हैं, याद रखिएगा। सर जब ज़मीन पे लगता है, किसी ट्रैफिक में किसी गाड़ी पे लगता है, तो आपका हेलमेट आपकी प्रोटेक्शन कर लेता है। अगर आपका ब्रेन, आपने पढ़ा ब्रेन के अंदर इतने इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं, तो अगर कोई ना कोई खुदा ना खास्ता हिस्सा डैमेज हो जाए तो फिर तो मसला होगा ना। सो इट कैन प्रिवेंट टू रिड्यूस सिवियरिटी ऑफ हेड इंजरीज विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, यानी आपकी ज़िंदगी के लिए जानलेवा हो सकती हैं। फिर उसके बाद क्या है जी कि अगर आप प्रोटेक्शन करते हैं, हेलमेट पहनते हैं, तो ये आपको और क्या करेगा, आपको बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही होती है उससे आंखें ख़राब हो सकती हैं, उससे बचाएगा। बारिश हो रही है उससे बचाएगा। आपके डस्ट पार्टिकल्स इतने ज़्यादा हवा में होते हैं, धुआं वगैरह, गुबार वगैरह, उससे बचा लेगा आपको। आंखों पे पड़े शीशा उसका अगर होगा ना आगे बंद होगा तो आपकी डस्ट भी आंखों में नहीं पड़ेगी, और इस तरह फिर आपको डिस्कम्फर्ट नहीं होगी गाड़ी चलाते हुए, राइडिंग करते हुए। इसके अलावा एक और लीगल रिक्वायरमेंट भी होती है डेफिनेटली, जो पुलिस, ट्रैफिक पुलिस होती है, वो कहती है जी हेलमेट पहने आप, ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है। हालांकि जो कोर्ट्स होते हैं वो भी यही बात करते हैं कि हेलमेट पहने वरना तो चलान हो जाएगा। पेनल्टीज़ का मतलब आपको पैसे लगेंगे फिर अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो। उसके बाद है जी आपकी विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है। आंखों में डस्ट पड़ेगा जब भी कोई बारिश पड़ेगी या फिर कोई धुआं वगैरह होगा, तो उसमें आप कंफर्टेबली देख सकेंगे। रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स, ब्राइट कलर्स वगैरह जो हैं वो आपकी विजिबिलिटी को अच्छा कर देते हैं। काले अगर आप पहनते हैं ना धूप में काले कलर के शीशे वाला हेलमेट, तो आप बड़ा अच्छा देख सकेंगे और अपनी जो राइड है वो अच्छी कर सकेंगे, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये बातें तो आप उर्दू में भी अगर याद रखें तो इंग्लिश में अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हम इन्हीं को याद करें लफ्ज़ों को, लेकिन फिर भी चलें, आप अगर याद भी करना चाहते हैं तो ये बड़ा अच्छा लिखा हुआ है स्टफ़, आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद जनाब आते हैं अगले सवाल की तरफ। एक पर्सन है, उसका एक्सीडेंट हो गया कार के अंदर। व्हेन ही वाज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल ही डिड नॉट नो इवन हिज नेम। उसको फिर अनफॉर्चुनेटली बेचारा जो जिसका एक्सीडेंट हुआ, जिस फ़र्द का, उसको अपना नाम नहीं याद आ रहा था। तो व्हाट कुड हैव हैपन टू हिम, उसको क्या होगा, उसको अपना नाम क्यों नहीं याद आ रहा, उसको जो यादें हैं वो क्यों नहीं आ रही हैं, मतलब उसके ब्रेन का कौन सा हिस्सा डैमेज हुआ नर्वस सिस्टम का, वो अब आपने यहाँ से बताना है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको कि जिसका एक्सीडेंट हुआ उसको डेफिनेटली एक बीमारी हुई, एमनीसिया। एमनीसिया क्या है? इट इज़ बेसिकली एक कंडीशन है जिसमें इंडिविजुअल बेचारा एक्सपीरियंस कर रहा है अपने मेमोरी लॉस को। थोड़े से वक्त के लिए जो मेमोरी स्टोर होती हैं हाइपोथैलेमस में होती हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो। सो इन दिस केस द पर्सन हैज़ लॉस्ट देयर एबिलिटी टू रिकॉल देयर ऑन नेम एंड अदर पर्सनल डिटेल्स। थोड़ी देर के लिए प्यारे बच्चों ऐसा होता है, खून की सप्लाई रुक जाती है तो फिर मसले आते हैं। एक दफ़ा मैं अपनी वालदा के साथ जा रहा था, पहली दफ़ा मैंने साइकिल चलाना सीखी, तो मेरी वालदा खुशी से बैठ गई पीछे मेरे, और फिर गाड़ी की रोशनी पड़ी मेरी आंखों में और कुछ इस तरह का मामला हुआ प्यारे बच्चों। तो फिर मैं साइकिल का अगला हैंडल काबू नहीं कर पाया और हम सड़क पे गिर गए, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली साइकिल भी चलाते हैं तो हेलमेट पहनना चाहिए, तो मैंने भी नहीं पहना हुआ, तो मेरी वालदा मेरी, अब मैं तो बच गया किस तरीके से, लेकिन मेरी वालदा जो है ना बैक साइड से कुछ ज़ोर से गिरी और उनके बैक का जो ब्रेन का पिछला हिस्सा ना वो सड़क पे लगा। तो वो बेचारी बहुत सी ब्लड प्रेशर में आ गई, परेशान हो गई। फिर मैं उनको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गया, वहाँ पर
तो शी वॉज अनएबल टू रिमेंबर एनीथिंग, हालांकि ब्रेन में उनके काफ़ी ज़बरदस्त चोट आई, और शुक्र है अल्लाह का कि कोई 1 घंटे के बाद उनकी खून की सप्लाई ब्रेन में दोबारा नॉर्मल हुई और उनको दोबारा याददाश्त वापस आ गई। तो कभी आप मुझे मिलेंगे तो इंशाल्लाह फिर बैठ कर इस मौजू पे और बात करेंगे आपसे। उसके बाद एक और बात आप याद रखिएगा, जो नर्वस सिस्टम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फंक्शनिंग ऑफ आवर ब्रेन के लिए, यानी कि हमारा जो ब्रेन है वो प्रॉपर फंक्शन करता रहे। तो स्पाइनल कॉर्ड भी है, ब्रेन भी है, ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशंस वगैरह जो हैं और रीट्रैवल मेमोरीज जो हैं ये रखते हैं। सो द ब्रेन इज़ कम्पोज्ड ऑफ डिफरेंट रीजन्स, जैसा मैंने आपको बताया ब्रेन के बहुत से हिस्से हैं, रिस्पॉन्सिबल करते हैं स्पेसिफिक फंक्शनिंग को, मेमोरी को भी लेकर। और फिर इंजरी अगर हो जाती है एक स्पेसिफिक एरिया में ब्रेन के, तो फिर स्पेसिफिकली ये है एक लफ्ज़, मैं हाइपोथैलेमस गलती से बोल गया पीछे, वो लफ्ज़ था हिप्पोकैम्पस। ये मेमोरी थोड़े वक्त के लिए स्टोर रखता है सारी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और ये मेमोरी लॉस और एमनीशिया का बाइस बनता है अगर इसको डैमेज हो या खून की सप्लाई रुके। तो हिप्पोकैम्पस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंसोलिडेटिंग शॉर्ट टर्म मेमोरीज इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरीज। आपको जब यादें आती हैं ना पुरानी, आप किसी जगह पे गए थे, घूम के आए थे, तो सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर होती है, ये भी ब्रेन के अंदर आपके हिस्सा होता है। सो व्हेन दिस रीजन इज़ डैमेज तो बड़ा मसला हो जाता है, फिर आप पुरानी मेमोरीज़ को भूल जाते हैं। जो बूढ़े अफराद हैं उनका बेचारों का हिप्पोकैम्पस भी ख़राब हो रहा होता है वक्त के साथ साथ, तो उनके साथ ये मसाइल हो रहे होते हैं, उनको मेमोरीज़ भूलने का मसला हो जाता है। पर्सन अगर जो कार एक्सीडेंट में सफ़र कर रहा था एमनीशिया से, तो डेफिनेटली क्या होगा, उसका ट्रॉमा होगा कोई, मतलब उसका कोई बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया होगा। सो मेडिकल प्रोफेशनल्स को एक कुछ टेस्ट करने होंगे ताकि पता लगे कि उसका कौन सा ब्रेन का हिस्सा जो है वो डैमेज हुआ है, और फिर पता लगे एक अच्छी ट्रीटमेंट से। तो अब आपने ये एक प्रोजेक्ट करना है जो कि आपकी बुक वालों ने आपको दिया है। प्रोजेक्ट में आपने क्या करना है उसकी हम बात करते हैं कि एक जो टीचर है वो 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना ले और फिर जो है सब स्टूडेंट से जो है वो कहे कि भाई जल्दी से रीड करो एक पैराग्राफ 2 मिनट्स के लिए, 1 मिनट के लिए, और फिर स्टूडेंट से पूछे कि दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उसको कहे अभी सुनो ध्यान से ये क्या बच्चा बोल रहा है। सो क्या होगा कि एकदम वो रीडिंग को स्टॉप कर दे और फिर स्टूडेंट से पूछा जाए, उनको एक स्पेस दी जाए, उनको सुना जाए, और फिर क्या होगा कि इस तरीके से फिर बच्चों को कहा जाए कि जो आपने अभी सुना है, जो स्टूडेंट कह रहा था, मतलब 3-4 बच्चों का जो ग्रुप था जिससे आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है कि एक बच्चा अब रीडिंग कर रहा है, ये 3 बच्चे सुन रहे हैं। तो ग्रेटर द फाउंड रिजेंबलेंस बिटवीन द एक्चुअल रिटन पैराग्राफ ऑफ द स्ट्रॉन्गर मेमोरी दे हैव। तो मतलब अब ये जब बच्चा बोल रहा था तो ये तीनों सुन रहे थे, तो फिर बाद में जब इनसे लिखवाया जाएगा तो फिर पता लगेगा कि स्ट्रॉन्गर मेमोरी किसकी है। तो ये भी एक बात होती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप अगर सुनकर दिमाग में चीज़ें बैठाने वाले बच्चे हैं तो प्यारे बच्चों आपका हिप्पोकैम्पस जो है वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। तो ये एक्टिविटी आप क्लास में कर सकते हैं और अपने हिप्पोकैम्पस को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला चैप्टर है वेरिएशन, हेरिडिटी एंड सेल डिवीजन, वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर। मेरे साथ वो वीडियो भी देखिएगा। अभी थोड़ी देर में आपको एक नज़र आएगा यहाँ पे बना हुआ, इस साइड पे या इस साइड पे कुछ आइकॉन नज़र आएंगे जो आपको बुक की प्लेलिस्ट में ले जाएगा। फिर अगली वीडियो भी आपको नज़र आ रही होगी, चैनल को सब्सक्रिप्शन वाला बटन भी नज़र आ रहा होगा अभी आपको। तो अभी आई होप सो आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अभी तक नहीं किया आपने सब्सक्राइब तो बहुत बुरी बात है जनाब, मैं खुश नहीं हूँ अगर आपने नहीं किया। आई नो दैट आप मुझे खुश देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, आपने सब्सक्राइब कर दिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जर्नल साइंस 8th लेवल की। आई होप आपने मेरे एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाया होगा और इस वीडियो को समझा होगा। एक छोटी सी आपने चीज़ करनी है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है ताकि उनको भी पता लगे भाई क्या होती है साइंस। और ये कौन सी साइंस पढ़ी आज हमने ब्रेन की साइंस पढ़ी, हमने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में सीखा, हमने ब्रेन के डिफरेंट हिस्सों के बारे में सीखा और जानने की कोशिश की कि ब्रेन क्या क्या फंक्शन कर रहा है। फिर हेलमेट पहनना सीखा क्योंकि हेलमेट ज़रूरी ना, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर देता है हमारे। और इसके अलावा और डिफरेंट चीज़ों को हमने सीखा है, होप सो आप याद होगा। और मैंने इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स भी बनाए हुए हैं, वो भी आप ज़रूर देखिएगा, मैंने बड़ी खूबसूरती से बनाने की कोशिश की है। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलेंगे जो होगी चैप्टर नंबर 3 वेरिएशन, हेरिडिटी एंड सेल डिवीजन, वो भी आप हमसे देखिएगा। और नोट्स वगैरह भी आपको इस प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और होम ट्यूशन लेना चाहें तो हम हाजिर हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल को याद रखिएगा, GS एकेडमी यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।